हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरटी कंसल्टेंट्स। मैं कपिल यादव सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। आज हम कवर करने वाले हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, क्या इसकी कंट्रीब्यूशंस होती है, क्या वो इस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी, क्या क्या इसके एनेक्टमेंट्स होती है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, पूरा हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। और ये वर्कर्स को किस टाइप की असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, क्यों इसको लाया गया, ये सारा पार्ट हम इसमें कवर करेंगे। प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल पार्ट पूरा इसमें कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस क्या होता है। सो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इज ए सेल्फ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। ये एक सेल्फ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है जो जिसका इंटेंट है, क्या इंटेंट है कि वो प्रोवाइड करवाता है सोशल प्रोटेक्शन टुवर्ड्स वर्कर्स एंड देयर डिपेंडेंसीज। जो वर्कर्स होते हैं और उसके जो डिपेंडेंसीज होते हैं, जो उसके वर्कर के ऊपर डिपेंड होते हैं, उन सभी को सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है इन केस ऑफ हेल्थ इश्यूज। ओके, हेल्थ इश्यूज के केस में ये वर्कर को असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। किस टाइप की हेल्थ इश्यूज, वो आगे बताया गया है कि कोई भी सिकनेस होती है उस केस में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट प्रोवाइड करता है, उसको ट्रीटमेंट वगैरह देता है। कोई वुमेन वर्कर है, वो अगर मैटरनिटी लीव पे जा रही है, उसको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करवाता है और उस मैटरनिटी लीव के दौरान वो उस वर्कर को, उस वुमेन वर्कर को वेजेस भी प्रोवाइड करवाता है ताकि वो अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट कर सके। साथ में अगर किसी एम्प्लॉय के टेम्परेरी प्लस परमानेंट फिजिकल कोई डिसेबलमेंट होती है, टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, उस केस में एम्प्लॉय को कुछ वेजेस और साथ में ट्रीटमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिला के उसको हेल्प करता है। कोई एम्प्लॉय को डेथ हो जाती है तो उनके प्रिजनों को उनके फैमिली मेंबर्स को क्या करता है, ये हेल्प प्रोवाइड करवाता है कुछ वेजेस देके, ताकि वो अपने उनकी डिपेंडेंसीज को पूरा कर सके। ओके, सो ये एक पार्ट था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का, एक डेफिनेशन था कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस लाइक वाइज जिसके हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, सेम एज प्रकार ये हेल्थ इंश्योरेंस होता है। ओके, एम्प्लॉय का इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है एम्प्लॉय को इनिशियली, और साथ में एम्प्लॉयर भी उतना ही पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, और उसके बाद जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन चला जाता है तो कुछ कुछ फेजेस में आफ्टर ए सर्टेन पीरियड द बेनिफिट्स आर अनलॉक। ओके, लाइकवाइज एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट फर्स्ट डे से कवर हो गया। ओके, देन कुछ डिजीज ऐसी होती है जिसमें कंट्रीब्यूशन 6 मंथ का होना जरूरी होता है। ऐसे हम आगे आने वाली वीडियो में बेनिफिट में कवर करने वाला हूँ पूरा पार्ट। आज के लिए सिर्फ इतना रखा है कि हम कंट्रीब्यूशन क्या क्या होती है, क्या क्या सेलिब्रेट होती है, पूरा कवर करेंगे। नेक्स्ट में हम कंट्रीब्यूशन लेके चलते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या होती है। देखो, पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, 2-3 LWF के ऊपर बना चुका हूँ, प्रोविडेंट फंड के ऊपर बना चुका हूँ। ये सारे जो है ये सिमिलर है कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन होती है, किस टाइप की कंट्रीब्यूशन होती है, क्या उनकी बेस लिमिट होती है। इसी प्रकार ESIC में भी सेम, बस कुछ कंट्रीब्यूशन रेट्स का डिफरेंट है, बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है। जैसे कि मैंने बताया था EPFO में 2 टाइप से कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, EPFO में 2 टाइप से कंट्रीब्यूशन होता है। एक होता है एम्प्लॉय का, जो एम्प्लॉय करता है, ठीक है। एक होता है एम्प्लॉयर का, ठीक है। इस केस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है। एम्प्लॉय का कुछ रेट डिसाइड थी, कुछ परसेंटेज डिसाइड थी, ऐसे ही एम्प्लॉयर की परसेंटेज डिसाइड थी, ठीक है। दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे थे, सेम एज इन ESIC में भी 2 टाइप से कंट्रीब्यूशन होती है। एक होता है एम्प्लॉय का और एक होता है एम्प्लॉयर का। दोनों को कंट्रीब्यूशन इसमें अपनी देनी होती है। साथ में EPFO में वेज लिमिट थी, 15,000 की सीलिंग लिमिट थी। उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया था। सेम ईयर यहाँ पे भी वेज लिमिट दे रखी है। सो इस पार्ट में यही है कि जो कंट्रीब्यूशन रेट्स है वो क्या रहने वाली है, क्या वेज लिमिट है। तो इसमें कंट्रीब्यूशन कौन कौन करेगा, एम्प्लॉयर भी करेगा और एम्प्लॉय भी करेगा, दोनों करेगा। लेकिन जो कवरेज लिमिट है, जो वेज लिमिट है, वो कितनी दे रखी है इसमें 21,000 दे रखी है। दैट द worker whose monthly income does not exceed 21,000। ओके, जिस वर्कर की इनकम 21,000 से कम है या 21,000 है, वही इस ESIC के बेनिफिट को ले सकता है, वही ESIC में कवर। ओके, ओनली दोज वर्कर आर कवर whose monthly income are less than or equal to 21,000। ओके, वही वर्कर इसमें कवर है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन, अच्छा इससे ऊपर अगर रहा तो वो कंट्रीब्यूशन जो ESIC में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, वो ESIC बाहर हो जाएगा, ठीक है। सो एम्प्लॉय रेट क्या होती है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के रेट जो होती है, एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0.75% अपनी वेज का, जो अर्निंग ग्रोस है। ये चीज ध्यान रखना, अर्निंग ग्रोस पे एक
छोटा सा डिफरेंस ये है कि पीएफ में जो हमारा होता है वो होता है अर्निंग बेसिक पे हमारा कैलकुलेट होता है, ठीक है, वो अर्निंग बेसिक पे होता है। लेकिन ईएसआईसी में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अर्निंग ग्रोस पे होता है कैलकुलेट। ओके, ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। ओके, सो जो ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो कितना करेगा, एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0.75% अपनी अर्निंग ग्रोस का कंट्रीब्यूट करेगा। सेम एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स रेट इज 3.25%। एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन रेट कितना है, 3.25 है, और वो भी किसका करेगा, अर्निंग ग्रोस के करेगा। जो एम्प्लॉय की अर्निंग ग्रोस बनेगी उसी का 3.25% कंट्रीब्यूट करेगा, किसमें, ईएसआईसी में करेगा। कंट्रीब्यूशन देख लिया हमने, वेज लिमिट देखी 21,000 की, लेकिन उस 21,000 में जो वेज लिमिट है उसमें सैलरी के कौन कौन पार्ट्स इसमें कवर होंगे। लाइकवाइज जैसे हमने पीवी फॉर्म देखा था कि कौन कौन से पार्ट्स जो है वो बेसिक में कवर किए गए हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ वो है कि ग्रोस में जो है वो क्या कवर होगा। ग्रोस में एम्प्लॉय का बेसिक पे कवर होगा, ऐड होगा, डीएनएस अलाउंस ऐड होगा, हाउस रेंट है वो ऐड होगा, इंसेंटिव कोई भी है इंक्लूडिंग सेल्स कमीशन वो भी ऐड होगा, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस है वो भी ऐड होगा, मील हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, अटेंडेंस कोई बोनस मिल रहा है, ओवर टाइम मिल रहा है, या फिर कोई अदर स्पेशल अलाउंसेस मिल रहे हैं। मोस्टली 99.99% जो उनके हेड्स है, सैलरी स्ट्रक्चर के हेड्स है, ओके, सैलरी स्ट्रक्चर के जो हेड्स है वो सारे कवर होंगे अर्निंग ग्रोस में। ओके, सो ग्रोस करेगा, बस नॉमिनल कुछ हेड्स है जो इसमें एक्सक्लूड होते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर किसी एम्प्लॉय ने रखा वो इस जो ग्रोस है अर्निंग ग्रोस उसमें कवर नहीं होगा, वो बाहर रहेगा। फ्यूल का कोई अलाउंस मिल रहा है वो बाहर रहेगा इस चीज से। एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो एक्सक्लूड रहेगा। पेमेंट मोड, जो पेमेंट है, पेमेंट मेड की गई है अनअवेयर लीव के डिस्चार्ज के टाइम पे, वो भी बाहर रहेंगे। डिटैचमेंट कंपनसेशन है वो बाहर रहेंगे। एंड जो लीव और ग्रेजुटी जो एनकैश की गई है एम्प्लॉय को वो भी इससे बाहर रहेगी। बोनस भी इससे बाहर रहेगा अगर एनुअली है तो वो बोनस का दो क्राइटेरिया है, बोनस का दो क्राइटेरिया है। फर्स्ट वन, अगर बोनस हमारा मंथली है तो इस पे ईएसआईसी एप्लीकेबल होगा। ओके, अगर बोनस कंपनी मंथली सैलरी स्ट्रक्चर में ऐड करके दे रही है तो इस पे ईएसआईसी एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर एनुअली हो रहा है, अगर एनुअली बोनस कट रहा है तो उसके ऊपर ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा गया कि क्या एक्सक्लूड होगा, एनुअल बोनस जो दिवाली के टाइम पे जो मिलता है वो एक्सक्लूड रहेगा। ओके, ये हमारे सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट है कि सैलरी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें कवर रहेंगी। हम एक एग्जांपल, डिफरेंट टाइप के एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर एम्प्लॉय की जो ग्रोस है वो 21,000 से कम, मान लेते हैं किसी एम्प्लॉय की जो अर्निंग ग्रोस है वो 17,000 है, ये क्या है, ये लेस देन है 21,000 से। तो इस केस में कंट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है, कंट्रीब्यूशन रेट मैंने बताई थी कि एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन रेट कितनी रहेगी, 0.75%, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रेट 3.25%। देन जो अर्निंग ग्रोस है किस पे कटेगा, अर्निंग ग्रोस पे, देन अर्निंग ग्रोस का 0.75%। ओके, 0.75% ऑफ अर्निंग ग्रोस इज इक्वल टू 1 to 7.5। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करेगा, इतना रुपए कंट्रीब्यूट करेगा, सेम एज एम्प्लॉयर 3.25 ऑफ अर्निंग ग्रोस। अर्निंग ग्रोस का 3.25% जो एक पार्ट बनेगा ये करेगा एम्प्लॉयर। सो टोटल कंट्रीब्यूशन पार्ट 1 to 7.5 प्लस 552.5 इक्वल टू 680। दिस इज द कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन बनेगा जो ईएसआईसी में जाएगा, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय होगा। तो एम्प्लॉय कितना डिडक्ट हुआ, एम्प्लॉय का पैसा कितना डिडक्ट हुआ, 0.75%, उसकी सैलरी से इतना घटेगा, एम्प्लॉयर अपना देगा। तो अगर सैलरी ग्रोथ जो है वो 17,000 है तो उसमें से ईएसआईसी इतना घटेगा, ये उसकी ग्रोथ बनेगी। अदर डिडक्शन जो है वो उसमें से लेस होती रहेगी। मैं सिर्फ ईएसआईसी का पार्ट कवर करके चल रहा हूँ। ओके, सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन अंडर 7,000 अर्निंग ग्रोस। ओके, 17,000 अर्निंग ग्रोस के ऊपर क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाली थी, जो 21,000 से कम है उसके ऊपर क्या रहने वाली थी वो हमने देख लिया। अब हम इक्वल टू लेके चलते हैं कि अगर मान लो अर्निंग ग्रोस है एम्प्लॉय की वो 21,000 है, 21,000 ही है, इक्वल टू 21,000 है, तो उस केस में क्या रहेगा, सेम एज प्रीवियस एग्जांपल कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कितना करेगा, इतना करेगा, एम्प्लॉयर कितना करेगा, इतना करेगा, किसका करेगा, अर्निंग ग्रोस का करेगा, कितना अमाउंट बनेगा, ये एम्प्लॉय का बन जाएगा।
एम्प्लॉयर कितना करेगा, अर्निंग ग्रोस कितना करेगा, ये एम्प्लॉयर को बन जाएगा। सेम एज कंट्रीब्यूशन जो है दोनों को प्लस कर देंगे, ये चला जाएगा ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन जो है वो ईएसआईसी फंड में चला जाएगा, और एम्प्लॉय की सैलरी कितना रेट जो है जो एम्प्लॉय का जो बना है वो एम्प्लॉय की सैलरी कवर हो जाएगा। सो 21,000 या 21,000 से कम है, उन दोनों में सेम कैलकुलेशन पार्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कब आएगा, जब हमारी अर्निंग ग्रोस 21,000 से ऊपर चली जाएगी। वो हम एग्जांपल लेके चलते हैं। चलिए, अगर किसी एम्प्लॉय की जो अर्निंग ग्रोस है वो 21,000 से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल इफ एन एम्प्लॉय हुज मंथली इनकम is 25,000, then what are the contribution rates? Okay, so this is the gross pay, okay, and ये जो है ये ग्रेटर देन है किससे, 21,000 से। ओके, ये 21,000 से ग्रेटर देन है, साफ दिख रहा है। इस केस में क्या रहेगा, जिसको मैंने पहले बताया था कि लिमिट क्या है हमारी लिमिट जो है ईएसआईसी ने लगाई है वो 21,000 है, कि अगर 21,000 से बिलो या इक्वल टू है तो ईएसआईसी में कंट्रीब्यूशन होगा, अगर 21,000 से अबोव है तो ईएसआईसी में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन रेट कितनी है, इतनी है, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर कितनी, इतनी है, ये कंट्रीब्यूशन बनेगा एज पर कैलकुलेशन। बट ईएसआईसी कहता है इफ एनी एम्प्लॉय हुज मंथली अर्निंग ग्रोस इज ग्रेटर देन 21,000 देन नो नीड टू कंट्रीब्यूट इन ईएसआईसी। ओके, सो कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, वो ईएसआईसी से बाहर है, तो उस केस में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 0 कंट्रीब्यूशन होगा, और उसकी सैलरी से भी 0 अमाउंट कटेगा, सेम एज जितना अर्निंग ग्रोस है वो उसको मिल जाएगा। ओके, ये कुछ एग्जांपल थे जो हमने लिए। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया कि अगर जो अर्निंग ग्रोस है एम्प्लॉय की वो क्या है, लेस देन है 21,000, देन ईएसआईसी में कंट्रीब्यूशन होगा। दूसरा केस क्या लिया हमें, अगर अर्निंग ग्रोस इक्वल टू है 21,000, 21,000, देन ईएसआईसी में कंट्रीब्यूशन डन होगा। थर्ड केस क्या लिया हमने, अगर अर्निंग ग्रोस ग्रेटर देन है 21,000, if earning gross is greater than 21,000 then ESIC contribution is not mandatory, no contribution is filled in ESIC। ओके, तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा। ओके, ये 3 केसेस हमने देख लिए। अब आता है कंट्रीब्यूशन पीरियड। कंट्रीब्यूशन तो हो गया, लेकिन कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होगा, किस किस पीरियड में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किन किन केसेस में कर सकते हैं, वो अगर हम देख लेते हैं। देखो, ESIC के 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं। पहला होता है 1 अप्रैल से 30 सितंबर, सेकंड चलता है 1 अक्टूबर से 31 मार्च। ओके, सो अगर कोई एम्प्लॉय 1 अप्रैल को ईएसआईसी में कवर्ड है तो वो टोटली 30 सितंबर तक ईएसआईसी में कंट्रीब्यूशन उसका देना पड़ेगा। इट्स मैंडेटरी। ओके, इट्स मैंडेटरी कि ईएसआईसी में कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। अगर 1 अप्रैल से 1 अप्रैल को वो ईएसआईसी में कवर है, लाइकवाइज अगर 1 अक्टूबर को अगर एम्प्लॉय कवर है ईएसआईसी में, ठीक है, तो उसको 31 मार्च तक कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा मार्च। ओके, ये कुछ कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी एम्प्लॉय की 1 अप्रैल को ईएसआईसी में कवर है, उसकी मान लो वेजेज जो है, जो अर्निंग वेज है, जो अर्निंग ग्रोस है वो लेस देन 21,000, लेकिन अप्रैल की बाद नेक्स्ट मंथ उसका अप्रेजल हो जाता है और उसकी अर्निंग ग्रोस 23,000 हो जाती है। यहाँ पे तो वो कवर है, 1 अप्रैल को तो वो कवर है, लेकिन 1 महीने बाद मई में उसकी अर्निंग ग्रोथ जो हो जाती है 23,000 हो जाती है। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे कवर हो गया, लिमिट क्रॉस हो गया, तो इस केस में होना क्या चाहिए, यूएससी बाहर होना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते। हम पहले मंथ में इसके अकॉर्डिंग इसे डिडक्ट करेंगे और आगे मई से सितंबर तक हमें इस वेज के ऊपर हमें उसका कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। सितंबर के बाद ही हम उसको बाहर कर सकते हैं। ओके, लाइकवाइज अगर एम्प्लॉय यहाँ पे 1 अक्टूबर पे वो कवर है और मान लो दिसंबर में आके उसकी जो अर्निंग ग्रोस है वो ग्रेटर देन हो जाती है 21,000, तो वो कब बाहर कर सकता है एम्प्लॉय को, कब बाहर होगा वो 31 मार्च के बाद बाहर होगा, बीच में नहीं। वो कंट्रीब्यूशन पहले 2 मंथ इस पे चलेगा, बाद के बाकी मंथ जो अर्निंग ग्रोस है उसके ऊपर चलेगा। ओके, यही को हम एक कुछ इनको हम एग्जांपल्स के थ्रू लेके चलते हैं। पहला एग्जांपल लिया हमने कि अगर किसी की अर्निंग ग्रोस है वो 21,000 है,
ठीक है, जो अर्निंग ग्रोथ 21,000 है किसके ऊपर, 1 अप्रैल के ऊपर। 1 अप्रैल को 21,000 उसकी अर्निंग ग्रोथ है, लेकिन जून में उसको इंक्रीमेंट मिल गया और उसकी अर्निंग ग्रोथ हो गई 23,000। ठीक है, 1 अप्रैल को क्या थी 21,000, अप्रैल को कितनी थी 21,000, अप्रैल मई में कितनी रही 21,000, लेकिन जून में कितनी हो गई 23,000 हो गई, और जून से सितंबर तक ये आगे 23,000 ही रहेगी। तो इस केस में क्या रहेगा, क्या ये यहाँ पे ईएसआईसी में कवर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्या हम इसको बाहर कर सकते हैं, नहीं। इसमें ईएसआईसी क्या कहता है कि ईएसआईसी में डिपॉजिट इनटू ईएसआईसी विल कंटिन्यू फॉर द एंटायर कंट्रीब्यूशन पीरियड दैट इज अप्रैल टू सितंबर। अप्रैल टू सितंबर पूरा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पहले केस में जो कंट्रीब्यूशन रेट रहेगी, पहले 2 महीने में इस वेज के ऊपर कंट्रीब्यूट होगा, अगले जो मंथ बचे उसके ऊपर इन वेजेस के ऊपर कंट्रीब्यूट होगा, और उसके बाद सितंबर में जाके हम उसको ईएसआईसी से बाहर कर सकते हैं। ओके, लाइकवाइज अगर मान लो किसी की वेज है वो 1 अप्रैल से ही 23,000 है, 1 अप्रैल को ही अगर किसी की वेज 23,000 है तो ओबियसली वो 1 अप्रैल को ही बाहर है, तो वो कंट्रीब्यूशन पीरियड में आया नहीं, वो कंट्रीब्यूशन पहले उसकी ग्रोथ है, वो अर्निंग ग्रोथ वो 21,000 को पार कर चुकी, तो उस केस में हम उसको ईएसआईसी से बाहर कर सकते हैं, हमें उसका कंट्रीब्यूशन पीरियड उसमें उसका कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है। सो समझ में आया, ये है कंट्रीब्यूशन पीरियड। 2 डिफरेंट चीजें, कंट्रीब्यूशन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, किन किन फेजेस में करना है, क्या क्या उसके क्राइटेरिया हो सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पीरियड कब हम एम्प्लॉय को ईएसआईसी में कवर कर सकते हैं और कब उसको ईएसआईसी से बाहर कर सकते हैं, वो 2 पीरियड दे रखे हैं, अप्रैल टू सितंबर। ओके, अगर 1 अप्रैल से और 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में अगर एम्प्लॉय है तो उसका कंट्रीब्यूशन जाना पड़ेगा, ईएसआईसी में कवर है तो सितंबर के बाद ही हम उसको ईएसआईसी बाहर कर सकते हैं। ऐसे ही अक्टूबर से लेके 31 मार्च के बाद हम उसको बाहर कर सकते हैं। ये था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब आती है ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट, कि जो कंट्रीब्यूशन तो हमने कर लिया हमने कैलकुलेशन कर ली कि कंट्रीब्यूशन जो है वो आ गया हमारे पास, एम्प्लॉय का भी आ गया और एम्प्लॉयर का भी आ गया लेकिन हम इसको फिल कब कर सकते हैं, ठीक है, इसको फिल कब कर सकते हैं, उसकी ड्यू डेट क्या है, तो इसमें लिखा है कंट्रीब्यूशंस आर टू बी डिपॉजिटेड बाय द 15th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ ऑफ डिडक्शन। ओके, ये बोल रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो हम नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख से पहले हम उसको करनी पड़ेगी, 15 तारीख तक हम उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कंट्रीब्यूशन जो है अप्रैल का है, कि अप्रैल का कंट्रीब्यूशन हमने कर लिया, क्या मान लो 480 रुपये किसी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आया, अब वो जमा कब कर सकते हैं हम, अप्रैल का कंट्रीब्यूशन हमने डिडक्ट किया 480 रुपये, वो हम 1 मई से 15 मई तक हमें उसको कंट्रीब्यूट करना होता है, मतलब नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक हमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। ये उसकी ड्यू डेट है, 15 नेक्स्ट सक्सीडिंग मंथ की 15 डेट जो है वो उसकी ड्यू डेट होती है पेमेंट की। ओके, ये ड्यू डेट होती है। सो दिस इज द पार्ट विच वी कवर इन दिस वीडियो। ओके, सो आज के लिए इतना ही था, जिसमें हमने पूरा प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया। जिस किसी को भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जो कोई नया हो इस वीडियो में और अगर चाहता है कि आगे बढ़ना है, एचआर में सैलरी पार्ट सीखना चाहता है, उसको इंटरेस्ट है, कंप्लाइंस में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बने रहिए। मैं पूरा कोर्स लॉन्च कर रखा है पेरोल का, देन उसके बाद हम कंप्लाइंस के तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या आऊँगा कि ईएसआईसी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस किस टाइप के बेनिफिट्स कब कब अनलॉक होते हैं, कब हम उन बेनिफिट्स को हम यूज कर सकते हैं, किस टाइप से यूज कर सकते हैं। ओके, ये पूरा पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ओके, और बाकी जो मेरे पीछे की वीडियोज है उनके लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज करके उसको देख लीजिए। हमारा थ्योरेटिकल पार्ट जो बेसिक सैलरी का वो कवर होने वाला है, 3-4 वीडियो और बनेगी, उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो जाएगा। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हम रियली उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट थ्योरेटिकल पार्ट इन प्रैक्टिकल। ओके, जो हमारा रियल जो हमारी कॉर्पोरेट लाइफ है उसमें कैसे हम सैलरी बनाते हैं, वो प्रैक्टिकल पार्ट में आपको कुछ वीडियोस के बाद आपको करवाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।